नमस्कार साथियों, बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज है संडे। संडे को विशेष तौर से आपके लिए लेके आया हूँ आरएस के लिए। आरएस के फाउंडेशन बैच की जानकारी देने के लिए आपको आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बेसिक सॉल्यूशन के ऑफलाइन बैच में आरएस के फाउंडेशन बैच, आरएस मेंस के क्रैश कोर्स और आरएएस प्री के बैचेज रनिंग है, चल रहे हैं। आप सभी साथी, आप सभी स्टूडेंट्स जो भी आरएएस एस्पिरेंट हैं, हमारे जो ऑफलाइन बैचेज हैं, उनका आप डेमो लेके देख सकते हो। बेसिक सॉल्यूशन टीचर का आप विजिट कर सकते हो। ऑनलाइन मैं बात करने वाला हूँ आरएएस फाउंडेशन बैच के बारे में, आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आरएएस फाउंडेशन बैच 2026। इसके साथ-साथ मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और ख़ास तौर से उन पेरेंट्स के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी-अभी 12वीं की परीक्षा दी है, या जो विद्यार्थी अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए विशेष तौर से जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो साथियों, बने रहें इस क्लास में, बने रहें हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे और सुनें आज की विशेष जानकारी। तो आरएएस भर्ती की मैं बात करूँ तो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। तो साथियों, एक बात बताओ, जो आरएएस की जो भर्ती है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, वो ऐसे आसानी से तो मिलने वाली है नहीं, ये तो आपको भी पता है। लेकिन आपको इससे डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ, एक बेस्ट टीम के साथ और एक बेस्ट मार्गदर्शन के साथ यदि आप आरएएस की तैयारी करते हैं, तो साथियों, आपको आरएएस अफ़सर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो साथियों, मैं बात करता हूँ आरएएस की जो आगामी भर्ती आने वाली है, उस विषय में। आज का जो मेरा विशेष टारगेट रहेगा, उन माता-पिता और उन अभिभावकों की तरफ मेरा इशारा रहेगा और ख़ास तौर से ऐसे बच्चों का, जैसे मैंने पहले बताया था, जिन्होंने अभी 12वीं के पेपर दिए हैं। दोबारा से सुन लो, मेरा उन अभिभावकों और उन माता-पिता की ओर स्पेशल इशारा रहेगा और उन विद्यार्थियों को मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी अभी-अभी 12वीं कक्षा पास आउट हुए हैं। उनके लिए विशेष जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो साथियों, उसके लिए सबसे पहले आज की जो हम क्लास की बात करेंगे, तो आरएस है क्या? कैसे एग्ज़ाम होते हैं? कितने पेपर होते हैं? लगभग मेरिट क्या रहती है इसकी? और क्या इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? उन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, आरएस फाउंडेशन बैच 2026, यानी ये आरएस फाउंडेशन बैच जो आगामी भर्ती आने वाली है, उसके लिए तो है ही। साथ-साथ में उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिन्होंने कभी भी आरएस बनने का सपना देखा होगा। तो साथियों, आपके आरएस बनने के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम हम भी आपके साथ चलते हैं और करते हैं। आज से ही शुरुआत करो, हो सकता है आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो देखते हैं, आरएस है क्या भई? इसका करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, आरएस क्या है? हम कैसे बन सकते हैं? एक बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे रह सकती है हमारी? तो आओ मिलकर देखते हैं हम आर्यन। आरएएस राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होती है स्टेट लेवल की, उसमें सबसे बड़ी भर्ती है। आरपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है। आरपीएससी और आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और आरपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है। इसके 3 चरण होते हैं। तीनों चरणों की मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। 3 चरण में हम पहले चरण में देखते हैं
इसका जो फर्स्ट चरण है, फर्स्ट चरण में आरएएस प्री का एग्जाम होता है। आरएएस प्री, आरएएस प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। और आरएएस प्री के एग्जाम में जो विद्यार्थी इसको पास करता है, वो विद्यार्थी आरएएस मेंस के एग्जाम के लिए कैपेबल होता है। और उसके बाद में होता है आरएएस मेंस। दूसरा जो इसका चरण है, वो दूसरा चरण है आरएएस मेंस का एग्जाम होता है। जैसा कि अभी जो पिछले जो वैकेंसी के अंदर जो आरएएस के विद्यार्थी प्री पास आउट थे, उनका अभी जून में जो मेंस होने वाला है, तो ये इसका दूसरा चरण होता है। तीसरा जो चरण इसका होता है, वो होता है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू की मैं बात। ये 3 चरणों में आरएएस की वैकेंसी कंप्लीट होती है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप चाहे कोई भी क्लास के विद्यार्थी हो, या आप जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए आरएएस बनने का सपना सोचा है, या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने खुद ने आरएएस बनने का सपना सोचा है, या ऐसे विद्यार्थी जो निराश हो चुके हैं, आरएएस में बार-बार एग्जाम देने के बाद में भी उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता, या वो मेंस में रह जाते हैं, इन सब के लिए ये आरएएस, ये जो आज की वीडियो है, वो बहुत ही शानदार होने वाली है। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ, ये जो आरएएस की जो भर्ती है, जो 3 चरणों में होती है, आरएएस प्रीलिम्स, आरएएस मेंस और आरएएस का जो इंटरव्यू होता है, इन तीनों की तैयारी एक साथ ही शुरू होती है। साथियों, दोबारा से बताता हूं मैं, यदि कोई स्टूडेंट, यदि कोई आरएएस एस्पिरेंट ये सोचता है पहले मैं प्री की तैयारी करूंगा, उसके बाद में जब मेरा प्री हो जाएगा तो फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा, फिर वो इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आरएएस प्रीलिम्स, आरएएस मेंस और आरएएस का इंटरव्यू, इन तीनों की तैयारी एक साथ शुरू होती है। और इस तैयारी की शुरुआत होती है आपके दृष्टिकोण से। आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, क्योंकि आरएएस एक छोटी मोटी भर्ती नहीं है, बहुत बड़े पद पे आपको बिठाने के लिए जा रही है सरकार, जिसमें आप जनता के लिए निर्णय लेते हैं। यदि कोई आपसे पूछे आरएएस का काम क्या होता है, तो आरएएस का काम क्या होता है? आरएएस का काम होता है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आरएएस अधिकारियों की होती है। तो साथियों, आप सुने इस बात को, आरएएस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ कहाँ से होती है? आपके दृष्टिकोण से होती है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से शाम तक जो भी घटनाएं आप देखते हो, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, उसके प्रति आपका नजरिया कैसा है, वहां से आपके आरएएस बनने का जो विकल्प है वो शुरू होता है। आरएएस बनने का जो मार्ग है, रास्ता है, वो वहां से शुरुआत उसकी होती है। केवल किताबें पढ़ने से आरएएस नहीं बनता। दोबारा से बोल रहा हूँ, केवल किताबें पढ़ने से आरएएस नहीं बनता। तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा, आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, और उसके लिए बेसिक सॉल्यूशन परिवार आपके साथ खड़े। हमारी जो टीम है और हमारा जो संस्थान है, वो इसी चीज पे काम करता है। जो भी आरएस का स्टूडेंट है, उसकी पहले दिन की क्लास इसी पे होती है कि आपका दृष्टिकोण कैसे चेंज किया जाए, आपका एक दृष्टिकोण कैसे, आपका एक एटीट्यूड कैसे, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड में बदला जाए। और इसी तरह की कार्यशिला हमारे चलती है। क्लास में हम जो आरएस के बच्चे हैं, उनको अलग अलग टारगेट देते हैं, अलग अलग घटनाओं पे हम बात करते हैं, उनको लिखने के लिए देते हैं अलग अलग, किस तरीके से कैसे बात करते हैं। तो इस चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा। आज की जो इस वीडियो है, इसमें हम इन सब बातों के साथ साथ इसको देखेंगे भी ये क्या होता है, किस तरीके से कितने क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो मैं बात करूं आर एस प्री की, तो आर एस प्री में यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 150 क्वेश्चन होते हैं। मैं बात करूं नंबर ऑफ मार्क्स की मैं बात करूं, तो आपके 200 मार्क्स का ये प्रीलिम्स एग्जाम होता है। और इसमें 15 गुना बच्चे पास
करती है सरकार। लगभग 15 गुना बच्चे इसमें पास होते हैं। तो इस चीज को हम देखते हैं। देखो इसमें क्या है। आरएएस प्रीलिम्स में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसकी मैं मेरिट की बात करूं, मेरिट मेरिट की मैं बात करूं तो लगभग 50% से नीचे ही रहती है। लगभग 50% इसकी मेरिट रहती है। इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अपन। एक बार इसकी एक भूमिका बनाते हैं, किस तरीके से आरएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या क्या होता है। तो आरएएस प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं और मेरिट होती है इसकी 15 गुना बच्चे पास करते हैं और 50% मेरिट रहती है। यानी 200 नंबर का एग्जाम है तो आपके 100 नंबर इसमें लाने तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप देखो 50% मेरिट, 50% मेरिट रहती है। क्या कारण है इतनी कम मेरिट रहती है? आप सोचो। क्योंकि हम एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी नहीं करते, इसकी वजह से 50% मेरिट रहती है। अब इस बार की मैं बात करूं 2024 या 25 की, जो मैं बात करूं, जो अभी हाल ही में जो प्रीलिम्स हुआ था, उसकी मेरिट कितनी मेरिट गई है? उसकी उसकी मेरिट गई है लगभग 37%, 50% भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हम एक स्ट्रेटजी के साथ में, हम एक बेस्ट जो हमारा मार्गदर्शन है उनके सानिध्य में तैयारी नहीं कर रहे। अपने आप को जज करो, अपने आप को देखो हम कहाँ हैं, तो आप पाओगे कहीं न कहीं पढ़ने की कमी नहीं है, कहीं न कहीं स्ट्रेटजी की कमी है, कहीं न कहीं उस रणनीति की कमी है जो हमें प्री पास नहीं होने देता। तो उस रणनीति के लिए बेसिक सॉल्यूशन परिवार, बेसिक सॉल्यूशन की टीम आपके साथ है। आओ जुड़ते हैं और करते हैं आपने अपने सपनों को साकार। इसी क्रम में हम आगे बात करें आरएस मेंस में। तो आरएस मेंस में 4 एग्जाम होते हैं, 4 एग्जाम होते हैं, 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं आरएस मेंस में। अच्छा, आरएस प्री का जो एग्जाम है ये आपके ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आपके ऑप्शंस मिलते हैं, 1 2 3 4 है, वैसा है, ABCD ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग ये रहती है आपकी। आरएस मेंस की मैं बात करूं तो इसमें 4 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर है वो आपके जीएस का होता है, यानी जनरल स्टडीज। दोबारा से सुने, पहला पेपर आपके जीके का नहीं होता। जीके और जीएस में फर्क होता है। जीके होता है जनरल नॉलेज और जीएस होता है जनरल स्टडीज। तो इस जनरल स्टडीज में आपके विचार भी पूछे जाते हैं, आपके एनालिटिकल जो आपकी अप्रोच है उसको परखा जाता है। तो पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा पेपर भी जीएस का होता है, तीसरा पेपर भी आपके जीएस का ही होता है। तो आप सोचोगे ये क्या गुरुजी लिख रहे हो, जीएस जीएस होते हैं, अभी तीनों पेपर जीएस के होते हैं। इनका पोस्टमार्टम हम करेंगे आज ही की वीडियो में। देखते हैं पहले जीएस का में क्या आता है, दूसरे पेपर जो जीएस का होता है उसमें क्या आता है, और तीसरा पेपर जो जीएस का होता है उसमें क्या आता है। चौथा जो पेपर है वो आपके होता है लैंग्वेज का। जो चौथा पेपर है वो आपका होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपके एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है, हिंदी का, और एक आपके इंग्लिश का होता है। तो साथियों चौथा पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, और 3 पेपर आपके जीएस के होते हैं। तीसरा जो इसका चरण है वो आपके है साक्षात्कार।
यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होने वाला है उसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन साक्षात्कार का मतलब ये होता है आपका एटीट्यूड क्या है, आपका नजरिया क्या है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे विद्यार्थी का जो पहला दिन है हमारी कोचिंग संस्थान में, पहले दिन से ही हम इसी दृष्टिकोण पे, इसी एटीट्यूड पे, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे तैयार हो, उसका एक पॉजिटिव जो उसका नजरिया है वो उसका कैसे तैयार हो, कैसे डेवलप हो, कैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो, उस पे काम किया जाता है पहले दिन से। तो इसमें आपका नजरिया देखा जाता है, आपका दृष्टिकोण देखा जाता है, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए आपके ये एग्जाम करवा दिया आरपीएससी ने। यहाँ आपके नॉलेज की बात नहीं हो, यहाँ आपके नजरिए की बात हो रही है, आप किस तरह के इंसान हो। इंटरव्यू का मतलब होता है आंतरिक व्यूज आपके क्या है, अंदर की भावनाएं क्या है। आप आरपीएससी के मेंबर को और वहाँ जो बोर्ड में बैठे हैं उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। वहाँ आपको सही ही बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे। तो वहाँ आपको किस तरीके से आपको ये चीजें तैयार करनी है, वो चीजें आपको यहाँ करवाई जाएगी। अब मैं बात करूं इनकी पेपर में आता क्या है। ये इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले हमें इन पड़ाव को पास करना होता है। तो मैं बात करता हूं किस तरीके से आगे बात कर दे। तो पहले मैं बात करता हूं आपके आरएएस प्रीलिम्स की। मैं बात करूं आरएएस प्रीलिम्स। आरएएस प्रीलिम्स में मैंने बताया था आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं। इस 150 क्वेश्चंस में आपके देखो, मैं बात करूं विश्व, भारत और राजस्थान के, तो इसमें ज्यादातर जो वेटेज रहता है वो आपके राजस्थान का रहता है, उसके बाद में इंडिया का रहता है, और फिर आपके वैश्विक रहते हैं। विश्व में ज्यादातर पूछा जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो है आपके करंट करंट अफेयर। और भारत के संदर्भ में भी करंट अफेयर्स आजकल ज्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है। राजस्थान के बारे में भी करंट पूछा जाता है, लेकिन राजस्थान में करंट के साथ साथ आपके इको सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे ज्यादा पूछा जाता है। तो इन चीजों पे आपको शुरुआत से ही फोकस करना होता है, और लगभग लगभग इन सब को मिलाएं तो 40 से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 40 से 50 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था ना दोस्तों, ये पेपर है ही पूरा स्ट्रेटजी का। इन सब को मिला के लगभग लगभग आपके 40 से 40 क्वेश्चन तो आराम से पढ़ रहे, 40 से 45 क्वेश्चन आराम से पढ़े। और 40 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 40 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया आपके लगभग लगभग 60 नंबर के आसपास रहता है। और इस बार जो मेरिट गई है 70 नंबर मेरिट गई है, यानी क्या है, आपको 10 नंबर और लेके आने हैं। इसके बाद में क्या क्या बच गया आपके देखो, इसके बाद में आपके बच गया हिस्ट्री, इसके बाद में आपको बच गया ज्योग्राफी, इसके बाद में आपकी बच गई साइंस, इसके बाद में बच गया आपके मैथ्स मैथ्स मैथ्स, इसके बाद बच गया आपकी रीजनिंग। देखो सारा कुछ तो बच गया आपका सब्जेक्ट, अभी तक बाकी पड़ा है। और आप सिर्फ ये पढ़ के भी आप आरएएस प्री के बिल्कुल पास में जा सकते हो। थोड़ा बहुत ही आपको और पढ़ना है, राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, लेकिन आपका ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपका प्री पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 200 में से 70 नंबर मेरिट गई है, अचंभे की बात है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो यदि इतने ही नहीं लेके आ सकता ना, तो डूब मरने वाली बात है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी सही नहीं। तो इन सब की स्ट्रेटजी के लिए बेसिक सॉल्यूशन परिवार
आपके साथ खड़ा है। और ये जो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे है, ये आपको कम से कम बेसिक सॉल्यूशन परिवार में 100 बार करवाया जाएगा। कितनी बार? 100 बार। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस रणनीति पे काम किया जाता है आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए। और उसके बाद में ये सब्जेक्ट तो चलते ही हैं, मैथ, रीजनिंग, ये आपके साइंस है, ज्योग्राफी वगैरह, ये तो सारा करना है। मेन कहानी आती है आपके आरएएस मेंस की। मेंस की तैयारी पहले से ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है। मेंस जो होता है ना, वो आपके सब्जेक्टिव पेपर होता है। मेंस, आरएएस मेंस, ये आपके होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है लिखने वाला पेपर। और इसी तरीके से होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आरएएस मेंस में जैसे ये आपके एक कॉपी दी जाती है और उसका पेज है, उस पेज पे आपके यहाँ क्वेश्चन कुछ लिखा, यहाँ क्वेश्चन कुछ आया, जैसे जंतर, या जिसको कहते हैं जंतर, वाद्य यंत्र क्या है, ये आपसे पूछा। और उसके लिए आपको ये लाइन दे दी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ये 2 नंबर का है। मार्क्स कितने हैं? 2 नंबर का। ये आया हुआ सवाल है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए आपको 4 लाइनें दे दी, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया? कुछ भी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, राजस्थान का राजस्व घाटा क्या है? घाटा कितना रहा? ये पूछ लिया। और फिर आपको 4 लाइन दे दी। तो आप देखो, ये जो 4 लाइनें हैं, बस यही स्पेस है आपके पास। यदि ये लाइन आपने खराब कर दी, ये लिख के आपने काट दिया, तो दोबारा लिखने के लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं बचेगा। तो ये कैसे होगा? ये डे बाय डे अभ्यास करने से होगा, कंटिन्यूटी बनाए रखने से होगा, डेली प्रैक्टिस करने से होगा, बार बार लिखने से होगा, बार बार लिखने से होगा। ऐसे नहीं होगा। और उसके लिए बेस्ट रणनीति आपको यहाँ मिलने वाली है। आपसे बार बार लिखवाया जाएगा, बार बार लिखवाया जाएगा, मार मार के आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है ना? ये इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीजें आपको इस तरीके से आपका लिखने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कैसे होगा। इतना लंबा सिलेबस, बच्चे तो वैसे ही इतना सिलेबस देख के ही छोड़ देते हैं, ये अपने नहीं, अरे अरे सपने नहीं, अरे इतना सारा कुछ पढ़ते ही हो भैया। लेकिन आप तरीके से यदि पढ़ो इसको, तो फिर ये मुश्किल नहीं है। कैसे? जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं चारों पेपरों की एक साथ बात करता हूँ आपको। देखते हैं चारों पेपरों की, आरएस मेंस के, आरएस मेंस के 4 पेपर। 4 पेपरों की मैं बात करूं, मैंने बताया था आपको, जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर ये आपके है जीएस का। फर्स्ट पेपर आपके जीएस का है। इसमें आपके एक नंबर बात करूं तो आपके आती है हिस्ट्री। और हिस्ट्री ये, अच्छा ये मैं बता देता हूँ, ये चारों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। और टोटल 800 नंबर का आपका मेंस रहता है। और इसी में ही लगभग आप पुराने जो टॉपर्स हैं आप उनको देख लो, इनमें भी लगभग 50% जिसकी मेरिट रहती है, 50% जिसके नंबर आगे, मेरिट तो इसकी बहुत कम रहती है, जिनके 50% यानी 800 में से 400 नंबर आगे, वो आप समझ लो टॉप रैंक प्राप्त कर लेगा। मतलब ये इसकी स्ट्रेटेजी रहती है। और 4 पेपरों में 400 नंबर लेके आए, ये हमारी एक रणनीति रहती है। तो इसका मतलब हुआ पहले पेपर में 100 नंबर लाने हैं, दूसरे पेपर में 100 नंबर, तीसरे पेपर में 100 नंबर, और चौथे पेपर में, यानी चारों पेपरों में 100-100 नंबर लेके आने। तो फिर 400 नंबर हमारे आ जाते हैं। और जो चौथा पेपर है लैंग्वेज का, वो मैं बताऊंगा अभी। चौथा पेपर जो लैंग्वेज का है, उसमें आप 100 नंबर से ज्यादा नंबर ला सकते हो। तो फिर वो आपके जो एक्स्ट्रा नंबर आप लेके आए वहां पे चौथे पेपर में,
वो आपके नंबर जो एक्स्ट्रा नंबर है 100 से ज़्यादा, वो वहाँ भरपाई करेंगे जहाँ आपके नंबर 100 से कम रहे। मान लो आपके पहले पेपर में आपके 90 नंबर आए और चौथे पेपर में आपके 110 नंबर आ गए, तो ये 10 जो नंबर है, ये पहले पेपर की भरपाई कर देगा। आप अपना टारगेट क्या है? 400 नंबर लेके आना है। 400 नंबर में आप टॉपर्स की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं पहले पेपर में जैसे हिस्ट्री रहती है, ये हिस्ट्री आपकी आती है 75 नंबर की। ये मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। 75 नंबर की आपकी हिस्ट्री रहती है और दूसरा आपके इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स वो आपकी रहती है 65 नंबर। उसके बाद में 3 और छोटे-छोटे सब्जेक्ट होते हैं, वो आपके आते हैं जैसे सोशल सोशियोलॉजी सोशियो सोशियोलॉजी ये आपके आती है 20 नंबर की और मैनेजमेंट मैनेजमेंट ये आपके आता है 20 नंबर का। सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और एक इसमें और सब्जेक्ट है आपके अकाउंटिंग फॉर ऑडिटिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये आता है आपके 20 नंबर का। तो साथियों काउंट करो, हो गए क्या 260 और ये 75 65 बीस बीस हो गए 200। ये आपके 200 मार्क्स हो गए। तो पहला पेपर आपके इस तरीके से रहने वाला है। अब देखो सारा कुछ आपको नहीं लेके चलना, सारा बाहर लेके चलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, रह जाएंगे रास्ते में। आपको तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। मान लो किसी स्टूडेंट की हिस्ट्री बहुत साउंड है, हिस्ट्री उसका सब्जेक्ट रहा है, हिस्ट्री उसको बहुत अच्छे से आता है, तो वो बार बार हिस्ट्री का ही प्रयास करे भाई। और हम भी उसको स्टूडेंट को उसके सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मान लो आपको इन सब में ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है ना, इन सब में आपको एक सब्जेक्ट आपको एक पेपर में अपना धुरंधर करना है, वहां आपको लीड लेके चलनी है। वहां यदि आपने लीड ले ली ना तो फिर आपको 100 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। मान लो आपके हिस्ट्री आपका अच्छा सब्जेक्ट है तो 75 में से आप हिस्ट्री के अंदर मान लो आप 40 नंबर भी लेके आते हैं। 40 नंबर बहुत अच्छे बताए मैंने, 40 नंबर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। 40-50 नंबर यदि आप लेके आते हो तो बाकी में आपके 40-50 नंबर और आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कितने नंबर लेके आए? 100 नंबर लेके आए। यहाँ मैं बात करूँ सोशियोलॉजी में तो आप यहाँ 10 नंबर ला सकते हैं, यहाँ 10 नंबर ला सकते हैं, यहाँ 10 नंबर ला सकते हैं। इन तीनों को मिला के आपने 30 नंबर ले आए। और हिस्ट्री आपका अच्छा सब्जेक्ट है, यहाँ आप 40 नंबर ले आए, तो 40 और 30 तो 70 हो गए। पीछे बच्चे कितने? 30 नंबर हो गए। तो 65 में से आप 30 नंबर ही लेके आने। और ये तो बिल्कुल करंट का विषय है और आपने प्री में पढ़ा भी है अच्छे से, तो आ सकते हैं। आपको हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, आप इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, आपको करंट अच्छा लगता है, तो आप 65 में से यहाँ ले आओ ना। 65 में से यहाँ नंबर ले आओ 40, फिर आप हिस्ट्री में 30 नंबर ले आओगे तो भी चल जाएगा काम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। इसी तरीके से मैं बात करूँ दूसरे पेपर की, तो दूसरे पेपर में भी दूसरा पेपर जो इसका रहता है, दूसरा जो पेपर इसका रहता है जीएस का रहता है। और जीएस में यहाँ आपकी आती है एक तो साइंस, एक आपकी आती है जियोग्राफी और एक आपकी आती है एथिक्स। ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं इसमें। और यहाँ आपके एथिक्स जो है वो आपके रहती है 65 नंबर की, 60 नंबर की ज्योग्राफी रहती है और 75 नंबर की आपकी साइंस रहती है। यहाँ भी आपको वही करना है, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट को साउंड करना है। एक सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से करना है, तो एक सब्जेक्ट में यदि आपने लीड ले ली तो फिर आपको 100 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी आप साइंस कर सकते हो और 75 में से 60 नंबर तक ला सकते हो। 75 में से 60 नंबर। साइंस में सीधे सीधे फंडे होते हैं, सीधे सीधे उनके सिद्धांत होते हैं और साइंस के स्टूडेंट तो अच्छे से समझ रहे हैं।
तो आप यहाँ नंबर नंबर की लीड ले सकते हो। 60 नहीं तो 50 नंबर तो आराम से ला सकते हो। फिर यहाँ आपको 25-25 नंबर ही लाके लेके आना है। मान लो आप तो साइंस के नहीं हो, मान लो आप साइंस के नहीं हो, तो साइंस के नहीं हो तो आपको साइंस नहीं आएगी, कम आएगी। तो आप मान लो यहाँ आपने 30 नंबर ही लेके आए, तो आप जियोग्राफी में लेके आओ। जियोग्राफी साइंस की जैसा ही सब्जेक्ट है, अच्छे से मैपिंग वगैरह करके बढ़िया से आंसर दो, तो 60 में से आपके 40 नंबर तक यहाँ जियोग्राफी में आ सकते हैं। पीछे मामला इथिक्स का रहा, इथिक्स में आप 30 नंबर ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप दूसरे पेपर को पास कर सकते हो। 100 नंबर वाला हमारा जो टारगेट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में मैं बात करूँ तीसरा पेपर, जो तीसरा पेपर है RAS मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारा थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर ये भी GS का ही होता है। और तीसरा पेपर आपके रहता है पबेड का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी। और आपके तीन पबेड इसमें रहता है 75 नंबर का, और आपके पॉलिटी आपके रहती है 65 नंबर की। यहाँ भी 3 सब्जेक्ट है, एक आपके लॉ रहता है 20 नंबर का, एक आपके बिहेवियर रहता है, 20 नंबर का यानी साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, और एक आपके रहता है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स योगा, ये आपके रहता है 20 नंबर। साथियों ठीक वैसा ही करना है जैसे हमने पहले पेपर में किया, जैसा हमने दूसरे पेपर में किया। यहाँ भी आपको एक पेपर को साउंड करना है, एक पेपर में कमांड तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप पबेड में करो, चाहे आप पॉलिटी में करो। किसी एक पेपर में आपने कमांड कर दी, और मैं मानता हूँ पबेड जो है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया से समझ में भी आ जाता है। और मेरे इंस्टीट्यूट में मैं ही करवाता हूँ, और गारंटी के साथ कहता हूँ पबमेट जो मेंस में मेरे मेरे से जो पढ़ा स्टूडेंट है उसके 75 में से 50 नंबर तक लाने की अहमियत रखता हूँ। तो यहाँ 50 नहीं तो आप 40 भी लेके आए मान लो, और यहाँ आप 10-10 लेके आए, 10-10 नंबर लेके आए। स्पोर्ट्स योगा वगैरह क्या है, ये तो यही पूछते हैं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खिलाड़ी की बात है, राजस्थान में किस क्या पदक मिला है, अर्जुन अवार्ड वगैरह किसको मिला है, ये सब पता ही है आपको। देखते रहते हो, क्रिकेटर के बारे में पूछ लेते हैं और पूछ लेते हैं। फिर बिहेवियर है, 10-10 नंबर भी आप लेके आते हो। लॉ वो नहीं आती जो वकील पढ़ते हैं, वो नहीं आती। कुछ अधिनियम वगैरह है वो पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ आप 10-10 नंबर लेके आते हो तो 30 नंबर दिए हो गए, 30 और 40 70 नंबर हो गए। पीछे लेके आना 30 नंबर, पॉलिटी में 30 नंबर ले आओ, 50% भी नहीं, तो यहाँ 30 नंबर ले। तो इस तरीके से आपको एक पेपर में एक सब्जेक्ट आपको साउंड करना ही पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ हमारे चौथे पेपर की। ये जो चौथा पेपर है ये आपके होता है लैंग्वेज का, भाषा का। और इस भाषा में आपके पहला आपके आता है हिंदी, जो आपके आती है 120 नंबर की। और इंग्लिश आती है आपके 80 नंबर की। इंग्लिश आपके आती है 80 नंबर। यहाँ मैं लिखता हूँ इंग्लिश, बाद में लिखेंगे, पहले हिंदी को देखते हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जिसको ये लग रहा है मुझे हिंदी आती है, उसको हिंदी नहीं आती, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। हमें लगता है हमें हिंदी आती है भाई, नहीं आती, मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ मैं। हिंदी हमें लगता है हमें हिंदी आती है, लेकिन हिंदी नहीं आती। कोई भी भाषा को सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज के साथ जीना पड़ता है। 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने में हिंदी नहीं आएगी आपको, या इंग्लिश नहीं आएगी, जर्मन नहीं आएगी, फ्रेंच नहीं आएगी, कोई भाषा नहीं आएगी। उस भाषा को सीखने के लिए उसी भाषा में आपको जीना पड़ता है। जैसे आपको मातृभाषा बोलनी तो बहुत अच्छी से आती है, क्यों आती है? क्योंकि आपने बचपन से ही भाषा को जिया है। वैसे ही आपको यदि हिंदी सीखनी है तो हिंदी में बहुत सारे शब्द हम बोलते ही सही नहीं। जब हम बोलते ही सही नहीं है तो लिखेंगे कैसे? सही नहीं लिख सकते। यदि हम जब बोलते ही गलत है तो लिखेंगे भी गलत ही। तो आप हिंदी की क्लास में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि हम रोजमर्रा में कितने शब्द गलत बोलते हैं। तो यहाँ आपको
हिंदी के साथ में आपको जीना पड़ेगा, तब आपको हिंदी समझ में आएगी। यहाँ भी मैं बता देता हूँ, 120 नंबर में इसके भी 3 स्टेटमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट है इसके। 50 नंबर की, 50 मार्क्स की आपकी आती है ग्रामर। ग्रामर 50 मार्क्स के आपके आते हैं प्रारूप, पत्तर, अनुस्मारक, निविदा, अनुवाद, ये सारा हो जाता है। और 20 मार्क्स के आपके आता है निबंध। निबंध रचना। तो आप देखो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको खास तौर से बता रहा हूँ, जिन्होंने आज तक आरएएस का पेपर दे रहे हैं, आज तक जिन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी, तो भाई आगे भी उम्मीद कम ही है उनकी, ठीक है ना। तो वो हिंदी पे पूरा फोकस करे और यहाँ 100 नंबर के पास लाने की प्रयास करें। और हिंदी की ग्रामर ऐसी है, 50 नंबर में से बाई चांस एक दो सवाल गलत हो, आपके 48 नंबर तक ला सकते हो आप इसमें। 45 प्लस तो ला ही सकते हो आप कन्फर्म। और आए हैं, जो पीछे स्टूडेंट है, जो टॉपर्स हैं, उनके आए हैं हिंदी के अंदर 48 नंबर आए हैं, तो हम भी ला, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आप 45 नंबर तक आप इसमें कमांड करो, लेके आओ। जो प्रारूप लेखन वगैरह है, ये प्रारूप लेखन मैं ही करवाता हूँ आपको, ऑनलाइन भी मैं ही करवाऊंगा। और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, यदि कोई आरएएस का बच्चा है जो जून में एग्जाम देगा, आरएएस का एस्पिरेंट है, तो वो कमेंट करके जरूर बताए आपकी डिमांड पर ये वाला जो सेगमेंट है, ये प्रारूप, पत्र लेखन और निबंध रचना, उसके लिए स्पेशल मैं क्लास देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। तो जरूर कमेंट करके जब भी आप ये वीडियो देखो तो जरूर बताएं। अच्छा, कोई फीस वीस का कोई इशू नहीं है, जो जिसके जून में एग्जाम है और जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, इसके लिए निबंध के लिए और पत्र के लिए आके वो बेसिक सॉल्यूशन परिवार के साथ जुड़ सकता है। वो मेरे से पर्सनली मिल सकता है, मेरे को कॉल कर सकता है, मेरे नंबर पे बात कर सकता है, मैसेज कर सकता है। और उसके लिए ये स्पेशली फ्री रहेगा बिल्कुल। और उसको इस चीज के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा बताया जाएगा, वो पेपर में कैसे नंबर ज्यादा ला सकता है, यहाँ स्पेशली प्रारूप, पत्र लेखन और निबंध के अंदर। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यदि वो ऑफलाइन भी आता है तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हम चाहते हैं बच्चे लगे, बच्चे बढ़े आगे, पढ़े। तो यहाँ प्रारूप लेखन वगैरह है, यहाँ आप नंबर ला सकते हो अच्छे अच्छे, यदि अच्छे अच्छे नंबर भी लेके आते हो। बहुत नॉर्मल बताया मैंने, 10-10 नंबर के 5 प्रकार के आते हैं, और आप 6-6 नंबर भी लेके आते हो, तो 6-5 30 नंबर आप यहाँ गेन कर सकते हो। और 30 नंबर आप यहाँ गेन कर सकते हो। निबंध रचना में है, बच्चों के आए हैं 20 में से 16-16, 18-18 नंबर तक आए हैं। आप आप प्रयास करके 15 नंबर आप आसानी से ला सकते हो यहाँ पे। और निबंध अच्छा से यदि आप लिखते हो, आगे की एक क्लास में मैं निबंध के लिए डालूंगा एक अलग से, निबंध आप बेटर निबंध कैसे लिख सकते हो। तो निबंध आप लिखते हो, 15 नंबर यहाँ मिलेगा आपकी, तो ये कितने हो गए देखो, 15 और 45, 60 और 30, 90 तो आपकी यही हो। इंग्लिश तो बाकी पढ़िए अभी। दूसरा जो सेगमेंट रहता है वो रहता है आपके इंग्लिश का। और इंग्लिश आपकी आती है 80 नंबर की, जिसमें से आपके 30 नंबर की ग्रामर होती है और 50 नंबर के आपके कॉन्फ्रेंस कॉम्प्रहेंशन वगैरह होते हैं। 30 प्लस 50, इस तरीके का इंग्लिश का रहता है। तो यहाँ आपके नंबर नंबर तक ला सकते हो आप। तो यहाँ आप 80 में से आधे भी लेके आते हो, 40 भी लेके आते हो, तो यहाँ आपके 130 नंबर बनते हैं। 120-30 नंबर जब आप यहाँ लेके आते हो, तो 10-10 नंबर इन सब में बाकियों पेपरों में आप डिवाइड कर सकते हो। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं। इसके लिए देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डेली कंटिन्यूटी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस जिस तरह से हम बताएंगे वैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। और उसके बाद में रहता है आपके इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए तो मैंने बताया था, पहले दिन से ही आपका एक दृष्टिकोण में बदलाव होना चाहिए, आपके एक पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए बेसिक सॉल्यूशन एक स्पेशल बैचेस लेके आया है, जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए, और जो फर्स्ट ईयर या कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए। तो वो मैं आपको यहाँ दोबारा से बता दूं, जो जिन्होंने ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी अभी 12th के पेपर दिए हैं या पास किए हैं, या वो कॉलेज के
कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए, और उनके माता-पिता के लिए ख़ास तौर से मुझे कहना है कि जो बेसिक सॉल्यूशन जो ये जो लेके आया है प्लान, ये उन बच्चों के लिए लेके आया है। यानी जो 12वीं का बच्चा है या कॉलेज का है, उनको हम 3 साल के लिए एडमिशन करेंगे। उनका हम 3 साल के लिए 3 साल की वैलिडिटी के साथ हमारे यहाँ ये प्लान रहने वाला है, जिसको हम आरईएस बैच जो हमने शुरू किया है, इन विद्यार्थियों के लिए वो 3 साल के लिए रहने वाला है। बहुत ही नॉमिनल फीस में 3 साल में उनको कॉलेज कॉलेज की स्टडी तो करवाएँगे ही करवाएँगे। कॉलेज कॉलेज की पढ़ाई तो उनके साथ-साथ होगी ही होगी, हम ही करवाएँगे। कॉलेज में पास कैसे करना है, वो भी हम ही करवाएँगे, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके साथ-साथ में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाएँगे, और वो भी आरएएस लेवल की करवाएँगे। और 3 साल तक आपका बच्चा 3 साल तक आप यहाँ पढ़ने वाले हो आरएएस के अप्रोच की पढ़ाई को। तो आपको निबंध लिखना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और वो सारा आप तैयार हो जाओगे 3 साल में, और साथ-साथ में आपका कॉलेज हो जाएगा। जैसे ही आपका कॉलेज होगा, जैसे ही आपने कॉलेज खत्म किया, वैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परिपूर्ण और तैयार हो जाओगे। ये आप देखने वाले हो। और इसके लिए हमने बहुत ही आपसे एक सहयोग राशि के तौर पे हमने बहुत ही इसकी जो फीस की मैं बात करूं, ये फीस जो इसकी रहने वाली है वो मात्र 15,000 पर ईयर रहने वाली है, प्रति वर्ष। ये इसकी फीस रहने वाली है, यानी 15,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 3 साल में 45,000 रुपये। और 45,000 में हम आपके बच्चों को 3 साल के लिए पढ़ाएंगे, जो आरएस बैच के साथ पढ़ेंगे वो, और आरएएस लेवल की उसकी तैयारी करवाएँगे, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एथिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, टोटल सब्जेक्ट साइंस हो, टोटल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होगी। तो आप देखो 3 साल तक जो बच्चा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जो तैयारी करेगा, वो कहाँ होगा? जैसे ही उसका कॉलेज खत्म होगा, जैसे ही वो कॉलेज से पास आउट होगा, वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तैयार होगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो साथियों, और जो माता-पिता देख रहे हैं, जो अभिभावक देख रहे हैं, उनको मेरा यही कहना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। मैं तो ये कहता हूँ उन अभिभावकों और उन माता-पिताओं को भी कहता हूँ, हमारे आप कोचिंग संस्थान में, हमारे बेसिक सॉल्यूशन परिवार में, बेसिक सॉल्यूशन के परिसर में एक बार ज़रूर आएँ, एक बार ज़रूर मिलें, और बच्चे के भविष्य सुधारने की ओर से जो भी रणनीति है, उसका उसमें आप सहयोगी बनें, हमारे साथ डिस्कस करें, बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस लेवल का बच्चा है। यदि वो यहाँ इस तरह से नहीं पढ़ने वाला, यदि वो एसएससी के लायक बच्चा है, तो हम उसको एसएससी में भी डालते हैं। 12वीं के बाद में ठीक इसी तरह के प्लान हम एसएससी के लिए भी लेके आए। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, और इस संबंध में जो भी आपको सही लगे, जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, या जो कुछ भी आपको पूछताछ करनी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना? नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो पर्सनल नंबर है, मोबाइल नंबर, इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो भी अभिभावक जो भी माता-पिता, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने बच्चे के बारे में कुछ भी पूछना चाहे, तो वो पूछ सकता है। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।